Hello, my dear students. Welcome back to online classes. Today we are going to study class 7th, chapter 2nd of An Alien Hand Bringing Up Curry. Okay, curry is the name of an elephant. एक elephant एक हाथी का नाम है, उसके बारे में ही ये पूरी स्टोरी है. Let's start story. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on टिप्टो. तो करी जो है एक 5 महीने का एलिफेंट है जो राइटर को मतलब देखभाल करने के लिए दिया था. राइटर जो है वो लगभग 9 इयर्स ओल्ड के हैं और वो कह रहे हैं कि मैं केवल उसके बैक तक ही पहुंच पाता था, वो भी तब जब वो अपने टिप्टो मतलब अपने पाँव के ऐसे पाँव स्ट्रेच करके टो के बल खड़े होते थे, तो वो केवल उसकी बैक तक ही पहुंच पाते थे. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. उनको लगता था कि करी जो है 2 साल तक उतना ही बड़ा रहा. वी ग्रू अप टुगेदर. हम दोनों साथ साथ बड़े हुए. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज. इसीलिए मुझे पता भी नहीं चला कि वो मुझसे मीन्स एलिफेंट मुझसे कितना लंबा है. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. तो राइटर कहते हैं कि जो करी था वो पवेलियन इज एन एरिया सराउंडेड बाय ग्रासेस. घास वगैरह से जो एरिया सराउंडेड रहता है जिसके किनारे किनारे लकड़ी से दीवार बनाई जाती है, तो उस एरिया में वो रहता था और जैसे भी और वो वहाँ से मीन्स जंप करके बाहर नहीं जाता था. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. Curry did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twig a day to chew and play with. तो करी ने अपनी लाइफ में पहली चीज़ जो करी थी वो एक बच्चे की जान बचाई थी. करी ज़्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन उसको एक दिन में 40 pounds of twig, 40 pound twig मतलब होता है पेड़ों की टहनियाँ. उसको एक दिन में कुछ बहुत टहनियाँ चाहिए होती थी जिनको चबाता था और उनके साथ खेलता भी था. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. हर दिन मैं उसको रिवर के पास ले जाता था उसको नहलाने के लिए. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. वह क्या करता था, वह सैंड बैंक मीन्स जो नदी है उसके किनारे लेटा रहता था और जब तक मैं उसकी जो बैक है उसको साफ सैंड से रगड़ता था तब तक वहीं पे बैठा रहता था. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसके बाद वो बहुत देर तक पानी में रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी. जब वो इतनी देर पे नहाने के बाद जब वो पानी से बाहर निकलता था तो उसकी जो स्किन है वो इबोनी होते हैं. रेन फॉरेस्ट मीन्स पेड़ होते हैं इस टाइप के जो रेन मतलब बारिश बरसात वाले सीजन में ग्रो करते हैं, वो बहुत शाइन करते हैं. तो उसकी स्किन भी उस इबोनी पेड़ की तरह चमकती थी. एंड ही वुड स्क्वील, और वह स्क्वील मतलब होता है चिल्लाना, और वह चिल्लाता था विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक. जब मैं उसकी बैक पे पानी डालता था तो वो खुशी के मारे चिल्लाता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द एयर बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. फिर मैं उसके कान पकड़ के उसको आगे को ले जाता था. कान पकड़ के एलिफेंट को आगे ले जाना सबसे आसान तरीका होता है. एंड लिव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल व्हाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लूसियस ट्विग फॉर हिज डिनर. मैं उसको जंगल के किनारे छोड़ देता था और मैं जाता था फॉरेस्ट जंगल में उसके लिए लूसियस ट्विक्स मतलब होता है, ट्विक्स मतलब होता है टहनी होता है, लूसियस मतलब होता है टेस्टी ट्विक्स लेने के लिए, उसके डिनर के लिए टहनियाँ लेने के लिए मैं जाता था. वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कम डाउन दीज ट्विक्स. अब वो जो ट्विक्स थी ना, वो ट्विक्स मतलब जो टहनियाँ थी उनको काटने के लिए बहुत ही शार्प हैचेस मतलब होता है छोटी सी कुल्हाड़ी, बहुत ही तीखी छोटी एक्स या फिर कुल्हाड़ी चाहिए होती थी. इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट. लगभग आधा घंटा तो उस कुल्हाड़ी को मीन्स शार्प करने में लग जाता था. बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट. अब देखिए जो एलिफेंट था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एकदम से एक ही बारी में कटी हुई मीन्स जो टहनी आती है उसको खाता था. अगर उसको बार बार टहनी को काटा जाता था तो करी उसको नहीं खाता था.
उसको छूता भी नहीं था समझो। इट वॉज नॉट इजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग फॉर करी। करी के लिए ट्विक्स एंड सैपलिंग्स, ट्विक्स होती हैं टहनियाँ, सैपलिंग होती है छोटे छोटे पौधे। तो करी के लिए टहनियाँ और पौधे लाना कोई आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर। मैं हर प्रकार के पेड़ में चढ़ता था ताकि मैं करी के लिए बहुत अच्छी डिलीशियस और बढ़िया सी टहनियाँ तोड़ सकूं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. करी को जो है बनियन ट्री की जो यंग ब्रांचेस हैं वो बहुत पसंद थी और वो उनको ही खाना पसंद करता था। I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me इन द डिस्टेंस। एक बार स्प्रिंग डे था मार्च में, तो मैं वहीं जंगल पे था। मैंने अचानक करी की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि मानो करी मुझे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। जो करी था वो बहुत ही यंग था और जो आवाज़ उसकी लग रही थी वो लग रहा था कि कोई बेबी एलिफेंट चिल्ला रहा है। आई थॉट somebody वॉज हर्टिंग हिम। मुझे लग रहा था कि कोई करी को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम बट ही वॉज नॉट देयर। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं उस पेड़ से नीचे आया और मैं वहां गया जहां मैंने करी को छोड़ा था। उसको ढूंढा बट वो मुझे वहां पे नहीं मिला। बट ही वॉज नॉट देयर, वो वहां पे नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैंने उसको हर तरफ देखा लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling about its surface. फिर मैं पानी के किनारे पे गया और मैंने देखा कि कुछ काला काला सा स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था सरफेस के किनारे पे। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. उसके बाद वो जो पानी के अंदर जो ब्लैक ब्लैक उसको दिख रहा था वो थोड़ा सा ऊपर 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 को आया और उसने देखा कि ये तो मेरा ही एलिफेंट की ट्रंक है। ट्रंक मीन्स सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। मुझे लगा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। तो वो कह रहा है कि मैं हेल्पलेस था, मैं कुछ नहीं कर पाता था बिकॉज ना मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था और 400 पाउंड के एलिफेंट को वहां से निकालना मेरे लिए असंभव था क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा भी था। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up the shore. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव। जैसे फिर लेकिन मैंने देखा कि जो उसकी बैक थी, जो उसकी पीठ वाला एरिया था, वो धीरे धीरे पानी से ऊपर आ रहा था। और जैसे ही उसने मुझे देखा उसने फिर से कोशिश करी, ट्रम्पेट मेहनत करी, स्ट्रगल करा कि वो किनारे तक पहुंच जाए। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, फिर से कोशिश करने में था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। उसके बाद मैं थोड़ा सा जब नीचे को गया तो जैसे ही मैं नदी के किनारे गया तो मैंने देखा आई सॉ अ बॉय लाइंग ऑन फ्लैट ऑफ द बॉटम ऑफ द रिवर। मैंने देखा कि एक लड़का रिवर के किनारे पे लेटा हुआ था। Okay, he had not altogether touched. Wait. Okay, he had not altogether touched, but was somewhat afoot. वो मतलब ऐसा था ना कि वो पूरा पानी में डूबा तो नहीं था लड़का, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो पानी में डूबने ही वाला है। किनारे पे था और उसका हाफ पोर्शन जो था पानी के अंदर था और हाफ पोर्शन था पानी के बाहर था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड टेक माई ब्रीथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। फिर मैं पानी के सरफेस पे कोने पे आया, मैं थोड़ी सी सांस ली और देखा कि करी वहां पे खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। उसके जो पाँव थे वो उस रेत वाले नदी के किनारे पे थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट, और जो उसकी ट्रंक थी, जो उसकी सूंड थी, वो बाहर को निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपना हाथ दिए रखा है मेरे हाथ में देने के लिए। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस बट
मैं नीचे को गया और जैसे ही मैं उस बच्चे को ऊपर को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम, लेकिन एक अच्छा स्विमर मैं नहीं था, इसलिए मैं तैर नहीं पाया। अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, मैं अच्छे से तैर नहीं पाया। स्लो करंट मतलब होता है पानी का बहाव, और वो पानी का बहाव मुझे नीचे को ले जा रहा था। Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. देखिए, उतना करी बिल्कुल लेजी या फिर ढीला सा या फिर स्लो था बिल्कुल, लेकिन बच्चों को दोनों को डूबता हुआ देखकर करी एकदम फुर्ती से, हॉक जो होता है ना बहुत तेज होता है, एक हॉक की तरह जल्दी से उठा और अपनी सूंड को स्ट्रेच करने लगा उन लोगों की तरफ। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड, मैंने अपना हाथ उसकी सूंड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ फिर से फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने देखा कि मैं फिर से पानी के नीचे जा रहा हूं, लेकिन दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर। लेकिन अब मुझे लगा कि पानी तो बहुत ज्यादा गहरा है नहीं, इसलिए आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए जो था मैं रिवर के किनारे पे आ गया। एंड डबल्ड माई फीड अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड शो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो। उसके बाद में बिल्कुल जैसे ही मैं नदी के किनारे आया तो मैंने अपने फीट को जोर से नीचे पुश करा और एकदम झटके से तीर की तरह मैं ऊपर को आने की मैंने क्या करी, कोशिश करी। In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. देखिए मेरे हाथ में उस लड़के का हाथ भी था, फिर भी मैंने तीर की तरह, वो कह रहा है कि मैंने तीर की तरह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करी, और I felt a lasso around my neck, मुझे अपने नेक के राउंड में लेसो दिखा। लेसो इज अ काइंड ऑफ अ नोज, जिसके एक रोप रस्सी की तरह एक कुछ लंबा सा होता है और उसके आगे पे लगता है कि कुछ गांठ बंधी हुई है, ठीक है। दिस फ्राइटेंड मी, मैं उसको देख के डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, ये मैं उसको देख के डर गया और मुझे लगा कि कोई पानी वाला जानवर है जो मुझे निगल जाएगा। I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled up both ashore. मैंने सोचा, फिर करी ने क्या करा, करी ने जोर से आवाज लगाई और मैं समझ गया ये तो करी की क्या है, सूंड है, और फिर उसने हम दोनों को बाहर को खींच डाला। तो ये आपका इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है। Okay, second part starts from here. Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, then he was up to more. Then he was up to more. Wait a minute. Up to more mischief than एवर। करी एक बच्चे की तरह था और उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। जब वो शैतानी करता था तो उसको कहना पड़ता था कि तुम शैतानी कर रहे हो, उसको पनिश करना पड़ता था, अदरवाइज वो अगली बार से और ज़्यादा शैतानियाँ करता था। फॉर इंस्टेंस एक बार की बात है, वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love of ripe bananas. We used to keep large plate of fruits on a table near a window in the dining room. एक बार की बात है, कोई उसको बनाना देता था, मतलब राइप बनाना मतलब पके हुए बनाना देता था। धीरे धीरे वो बनाना को अच्छा मानने लगा। और जो राइटर है वो लोग क्या करते थे, जो उनका डाइनिंग रूम था, डाइनिंग रूम में जो टेबल थी, उस टेबल के किनारे पे फ्रूट्स रखते थे बहुत सारे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. एक दिन क्या हुआ कि सारे के सारे जो बनानास थे, जो केले थे, वो सारे के सारे गायब हो गए और मेरी फैमिली मेंबर्स ने क्या करा, सर्वेंट के ऊपर, नौकर के ऊपर ब्लेम किया कि तुमने ही सारे बनाना चोरे हैं। A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, फिर से सारे के सारे फ्रूट्स गायब हो गए और इस बार ब्लेम किस पे आया, मुझ पे आया, और मुझे पता था कि ये काम मैंने नहीं किया है। द नेक्स्ट टाइम the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion.
अगली बार जब बनाना जो गायब हुए वहां से, मैंने देखा कि जो बनाना थे वो सारे के सारे करीज की जो पवेलियन था जहाँ पे वो रहता था उसके किनारे किनारे पे स्मैश्ड मतलब दबे हुए थे. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on tricks. मैं इससे बहुत सरप्राइज हो गया क्योंकि मैंने आज तक करी के कभी बनाना खाते हुए नहीं देखा था, एंड क्योंकि मुझे पता है कि वो केवल ट्विक्सटेनिया खाता था. नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन. जैसे अगले दिन मैं जब वो कह रहा है कि डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा बैठा था तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं कुछ फ्रूट्स बिना मीन्स पेरेंट्स की परमिशन के ले लूं. A long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared. एक बड़ी सी लंबी सी चीज अचानक से खिड़की से अंदर को आई और अचानक गायब हो गई. I was very much frightened because I had never seen snakes eating bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. वो कह रहे हैं कि मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत फ्राइटेन था, डरा हुआ था क्योंकि मैंने कभी भी किसी स्नेक को बनानास खाते हुए नहीं देखा था. एंड आई थॉट, और मैंने सोचा इट मस्ट बी एक कोई खतरनाक टेरिबल स्नेक है जो सारे के सारे बनानास ले जाएगा. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस. मैं जल्दी से घर के बाहर आया और मेरे हार्ट में, दिल में बहुत दर्द हो रहा था, बिल्कुल डरा हुआ था मैं, और मैं घर से बाहर आ गया. फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस. मुझे लगता था कि स्नेक दोबारा से घर के अंदर आएगा और सारे फ्रूट्स खाएगा और हम सबको मार देगा. As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे ही मैं वहां से बाहर आया तो मैंने देखा कि करी जो है अपनी पवेलियन की तरफ को जा रहा था, उसकी बैक मुझे दिख रही थी. मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए मुझे उसका साथ या किसी की कंपनी चाहिए हुई थी. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. मैं जैसे मैं उसके पीछे पीछे गया और मैंने देखा कि करी वहां पे बनानास खा रहा था. I stood still in astonishment. The bananas were lying strew all around. मैंने उसको देखा, मैं बहुत बिल्कुल शॉक्ड हो गया. मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारे बनानास फैले हुए थे. Strew means फैलना, astonishment means shock. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. He stretched out, उसने अपने ट्रंक को स्ट्रेच करा एंड रीच्ड फॉर, और लगा कि वो उतनी दूर से मुझ तक उसने अपनी जो थी सूंड थी उसको पहुंचा दिया. दैट इंस्टेंट, उस समय द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक. उस समय वो ट्रंक जो थी ब्लैक स्नेक की तरह लग रही थी. एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ. और मैं समझ गया कि करी जो है वही चोर है. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द एयर एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स. तो वो कह रहे हैं मैं करी के पास गया, करी को मैंने करी को खींचा और उसके कान पकड़े और करी को अपने पेरेंट्स के पास ले गया और उनको दिखाया कि ये करी है जिसने सारे के सारे फ्रूट्स पिछले वीक में खाए हैं, मैंने नहीं खाए हैं. देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा. स्कोल्ड मीन्स डांटना. फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम. देखिए जो एलिफेंट्स हैं उनको हमारी डांट और बात समझ में आ जाती है. मैंने उससे कहा नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड. अगर मैंने अगले बार तुमको फ्रूट्स चोरते हुए देखा तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा. He knew that we were all angry with him, even the servants. वो जानता था कि हम सब उससे नाराज थे और सर्वेंट्स भी उससे नाराज थे. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसके मतलब उसको इतनी ठेस पहुंची कि उसने उसके बाद कभी भी डाइनिंग रूम से कोई भी फ्रूट नहीं चुराए. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. अगर और उसके बाद भी कभी कोई उसको फ्रूट देता था तो वो हमेशा उनको प्यार से थैंक यू बोलने के लिए झुक जाता था. An elephant is willing to be punished for having done wrong. अगर आप
एलिफेंट ने कुछ गलत किया है तो वो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं और चाहते हैं कि कोई उनको पनिश करे तो कोई बात नहीं। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर आप किसी एलिफेंट को बिना किसी रीज़न के पनिश करेंगे, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। वो हमेशा, अगर आप किसी एलिफेंट को बिना रीज़न के पनिश करेंगे तो वो उस बात को याद रखेंगे और आपको उसका बदला जरूर चुकाएंगे। तो ये है हमारा स्टोरी का पार्ट सेकंड। ओके, थर्ड पार्ट, एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एक एलिफेंट को सिखाना पड़ता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज चलना है और कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। ये तुम्हें ऐसे सिखाना पड़ता है जैसे कि एक बच्चे को सिखाया जाता है। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द एयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर आप धत बोलोगे और उसको कान से नीचे खींचोगे तो वो समझेगा कि मुझे बैठना है। सिमिलरली इसी तरह से इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल ऑफ टू वॉक। अगर तुम माली कहोगे और उसकी ट्रंक को, सूंड को हल्का सा नीचे को खींचोगे तो वो समझ जाएगा कि अब मुझे चलना है। करी लर्नड माली आफ्टर 3 lessons बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत। करी जो था उसने माली वर्ड तो 3 लेसन में सीख लिया, लेकिन धत वर्ड सीखने के लिए उसको पूरे के पूरे 3 हफ्ते लग गए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। जो करी था वो बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और तुम्हें पता है कि एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट वेन ही इज 2 or 3 years old। तो मैं, क्योंकि पता है जो एलिफेंट है जो वो बहुत लंबा हो जाता है और जब आप उसकी देखभाल करते हो, जब वो 2 या 3 साल का था तब से आप उसकी देखभाल करते हो, तो यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। वो इतना लंबा हो जाता है कि आप उसकी बैक में पहुंचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। इट इज़ देयर फॉर, इसीलिए इट्स बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइंब अप हिज बैक, फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। इसीलिए आपको उसे बैठना के लिए धत कह के बैठना सिखाना पड़ता है, क्योंकि हर बार सीढ़ी लेके चढ़ना पॉसिबल नहीं है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। सबसे ज़्यादा कठिन काम एक एलिफेंट को सिखाना है वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। लगभग उसको 5 साल लग जाते हैं इस मास्टर कॉल को सीखने के लिए। अब देखिए मास्टर कॉल होती क्या है। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज एयर। तो मास्टर कॉल एक आवाज़ होती है, हिश हाउ टाइप की कुछ आवाज़ आपको निकालनी पड़ती है। जब आप उस आवाज़ को निकालते हैं, एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और तुम्हें पता है जब आप एक मास्टर कॉल, कहीं जंगल में आप फंस गए हो और आप उस मास्टर कॉल को निकालोगे तो एलिफेंट क्या करता है? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। अगर आप किसी जंगल में फंस गए हो और बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, केवल ऊपर तारे सफ़ेद है, बाकी सब अंधकार से भरा हुआ है। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तो आप वहाँ ज़्यादा देर रहने की कोशिश नहीं करोगे, हिम्मत नहीं करोगे। द ओनली थिंग टू डू देन is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk। जैसे ही आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अपने एलिफेंट को मास्टर कॉल दोगे, और जैसे ही एलिफेंट उस मास्टर कॉल को सुनता है, द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, तो एलिफेंट अपने जितने भी ट्रीज उसके अगल बगल में होते हैं उन सबको उखाड़ना शुरू कर देता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। ये उसके पेड़ उखाड़ने को देख के सारे के सारे एनिमल्स डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रशिंग डाउन, मंकी वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम द ब्रांच। और जैसे ही वो ट्रीज को उखाड़ता है और ट्री को उखड़ने की आवाज़, यहाँ से फेंकने की आवाज़ आती है, तो बंदर जो मंकी हैं वो नींद से जग जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। जैसे फिगर में दिख रहा है ना, एलिफेंट जो है वो ट्रीज को उखाड़ रहा है और यहाँ से ये मंकी भाग रहे हैं, वहाँ डियर है, यहाँ पे टाइगर छुपा हुआ है, तो सारे के सारे एनिमल्स भागना शुरू कर देते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो।
आप देखेंगे कि चारों तरफ मूनलाइट है और आप देखेंगे कि जो स्टेक्स है, स्टेक्स मतलब बियर के टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो चारों तरफ को भाग रहे हैं। यू कैन हेयर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आप कुछ दूरी पे टाइगर की ग्राउल मिल सकता है, गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, और आपको जानकर वो होगा कि इवन ही इज़ फ्राइटेंड, एक टाइगर भी उस आवाज़ से, उस मतलब एलिफेंट के एक्शन से डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। उसके बाद एलिफेंट एक पेड़ उखाड़ता है, दूसरा उखाड़ता है, फिर तीसरा उखाड़ता है, ऐसे करके बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ देता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। फिर आपको जल्दी से दिखेगा कि एक एलिफेंट ने उस मास्टर कॉल को सुन के सारे पेड़ हटा के, सबको डरा के एक रोड बना दी है जो सीधे आपके घर तक जाती है। दिस स्टोरी इज रिटन बाय धान गोपाल मुखर्जी फ्रॉम करी द एलिफेंट। ओके, थैंक यू सो मच।